अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे स्टॉप किया था और हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है मेमोरी से। तो मेमोरी की बात है कि मेमोरी आपके पास क्या है, मतलब इज़ लाइक अ शेल्फ नंबर एज ज़ीरो एट द टॉप एंड मैक्सिमम एट द बॉटम। ठीक है, कि जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं वो आपके पास बॉटम में होते हैं। ठीक है, ये मेमोरी की ये बात यहाँ पे लिखी है। आगे यहाँ पे डिक्रीमेंट स्टैक की बात हो रही है। दो किस्म के स्टैक है आपके पास, डिक्रीमेंट स्टैक और इंक्रीमेंट स्टैक। डिक्रीमेंट स्टैक में क्या होगा आपके पास, मतलब कि डिक्रीमेंट स्टैक में जब आप शेल्फ 5 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट आप आइटम जो है वो आप जो है फर्स्ट शेल्फ 5 पे प्लेस करेंगे। नेक्स्ट आइटम आप 4 पे प्लेस करेंगे और थर्ड आपके पास जो नेक्स्ट आइटम होगा वो आप शेल्फ 3 पे आप प्लेस करेंगे, और इसी तरह आपके पास सो ऑन ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, ये डिक्रीमेंट स्टैक की इसने थोड़ा आपको एग्जांपल बताई है कि आप जब 5 से स्टार्ट करेंगे तो फिर आप डाउनवर्ड 1 की तरफ आएंगे। ठीक है, डिक्रीमेंट स्टैक की केस में। अब आगे के अब ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब आप स्टैक पे कोई आइटम प्लेस करते हैं या उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, प्लेस करने को, आइटम प्लेस करने को आप पुश कहते हैं और आइटम को रिमूव करने को आप पॉप कहते हैं। ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब ये थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि पुश और पॉप में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा आपने इस पैराग्राफ को गौर से समझना है कि जब आप पुश करेंगे तो जो टॉप ऑफ जो स्टैक है वो फर्स्ट डिक्रीमेंट होगा, फर्स्ट डिक्रीज होगा। ठीक है, और फिर उसमें एलिमेंट आपके पास कॉपी होगा, ये पुश के केस में। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे लिखी है, टॉप ऑफ स्टैक इज फर्स्ट डिक्रीमेंट देन कॉपी। ये पहले डिक्रीमेंट होगा फिर उसके बाद कॉपी होगा। जब आप पॉप करेंगे, पॉप के केस में आपके पास क्या होगा, पहले कॉपी होगी। द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉपीड इनटू द पॉप ऑपरेंड एंड द टॉप ऑफ स्टैक इज इंक्रीमेंट आफ्टरवर्ड्स। तो इसमें इंक्रीमेंटेशन आपके पास, सॉरी, और इसमें इंक्रीमेंट देखिए बाद में हो रही है और उसमें फर्स्ट आपके पास डिक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि पुश में आपके पास जो है स्टैक डिक्रीमेंट होता है, पुश में आपके पास स्टैक डिक्रीमेंट हो रहा है, और पॉप में आपके पास क्या है, स्टैक आपके पास इंक्रीमेंट हो रहा है। ये आपने पुश और पॉप में आपने डिफरेंस देख लेना है। अब आप स्टैक को क्यों यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पे ये बात लिखी थी, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, कि आपके पास हमने स्टैक यूज़ क्यों करते हैं। हमने लास्ट में बात की थी कि जो सब रूटीन्स हैं वो आपके पास रजिस्टर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए, रजिस्टर्स को सेव करने के लिए हमने क्या किया था, हमने स्टैक को यूज़ किया था। तो आपने यहाँ पे स्टैक का बेनिफिट आपने देख लेनी है कि स्टैक हम आखिर यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम रजिस्टर को और थिंग्स को सेव करने के लिए, हमने लास्ट में बात की थी कि जो सब रूटीन्स है वो रजिस्टर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, इसलिए हमने अल्टरनेटिव के तौर पर हमने स्टैक को यूज़ किया था। स्टैक को यूज़ करते हुए सब रूटीन्स कैन सेव द कॉलर्स वैल्यू ऑफ द रजिस्टर ऑन द स्टैक and recover them from there before returning. Meanwhile, the subroutine can freely use the registers. ठीक है, अब स्टैक का बेनिफिट क्या है कि सब रूटीन कैन सेव कॉलर्स वैल्यू ऑन रजिस्टर। वैल्यू ऑफ द रजिस्टर होगा या ऑफ, इसको मैं ऑफ लिख देता हूँ यहाँ पे अगर आपके पास। ठीक है, कि सब रूटीन का मकसद से यहाँ पे नहीं क्लिक हो रहा। स्टैक का मकसद क्या है कि स्टैक को यूज़ करते हुए सब रूटीन क्या है, रजिस्टर की जो कॉलर वैल्यूज़ हैं उनको वो सेव कर सकती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टैक को यूज़ करते हुए जो सब रूटीन्स हैं वो रजिस्टर्स की कॉलर वैल्यूज़ को सेव करती हैं। अभी आपको स्टैक का बेनिफिट और पर्पज़ आपको समझ आ जाना चाहिए। अब आपके पास कॉल और आरईटी इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है कि जब कॉल ऑपरेशन होता है तो करंट वैल्यू आपके पास जो है ना स्टैक पे सेव हो जाती है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की करंट वैल्यू स्टैक पे सेव हो जाएगी और फिर आपके पास जो डेस्टिनेशन है वो आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आपके पास लोड हो जाएगी, और फिर इस यहाँ से इस पॉइंट से इस डेस्टिनेशन से आपके पास जो कॉल की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगी। जब अब आपके पास आरईटी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये इस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से ये आपके पास वैल्यू को रिकवर करेगी। ठीक है,
और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आपके पास उसके बाद कॉल के बाद फॉलो होगी। ये अपने कॉल और आरईटी को देख लेना है बाद में, ठीक है। कि कॉल में आपके पास क्या होता है, करंट वैल्यू आपके पास स्टोर होती है स्टैक में, और उसके बाद फिर वो जो करंट वैल्यू होती है डेस्टिनेशन, वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और आपके पास आरईटी क्या करती है, उस इंस्ट्रक्शन को, वैल्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन को आपके पास रिकवर करती है, और फिर उसके बाद आप यानी वापस आपके पास उसी पॉइंट पे आप जाते हैं। अब आपके पास एक दूसरी फॉर्म है आर ई टी एन फॉर्म। आर ई टी एन फॉर्म क्या है कि ये आपके पास एन यहाँ पे आपके पास क्या न्यूमेरिक आर्गूमेंट है, ठीक है। आर ई टी एन फॉर्म, ये आपके पास आर ई टी की फॉर्म है और एन आपके पास एक न्यूमेरिक आर्गूमेंट है। आप जब ऑपरेशन आर ई टी का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये एन 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 क्या करेगा, इट फर्दर इंक्रीमेंट्स द स्टैक पॉइंटर बाय दिस नंबर, ठीक है। तो ये फर्दर एन बाय एन नंबर ये आपके पास इंक्रीमेंटेशन होगी। जो स्टैक पॉइंटर आपके पास क्या होगा, एस पी इज फर्स्ट इंक्रीमेंटेड बाय 2 एंड देन बाय एन, ठीक हो गया। तो ये आपने आर ई टी एन फॉर्म को देख लेना है कि आपके पास ये एन टाइम्स इसमें फिर दोबारा आपके पास इंक्रीमेंटेशन होती है। अब ये बात आप पढ़ लें यहाँ की, इसमें इसने बताया हुआ ऑपरेशन ऑफ द स्टैक इन कॉल एंड आर ई टी विद एन एग्जाम्पल। ये मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा पेपर में नहीं आएगी। और फिर आपके पास पुश ऑपरेशन, यहाँ पे बात कर रहा है कि हमने स्टैक को यूज़ किया कॉल और आर ई टी में, ठीक है। अब दैट यूजेस द, ठीक है। बाकी जो ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं, इंट और आई आर ई टी, ठीक है। ये भी आपके पास स्टैक को यूज़ करते हैं, ठीक है। पुश कि आपके पास कॉल आर ई टी और इंट और आई आर ई टी, ये सब आपके पास जो चार ऑपरेशंस हैं ये स्टैक को यूज़ करते हैं। और ये बात कर रहा है कि पुश आपके पास कॉल के सिमिलर है, ठीक है। अब जब जिस तरह पुश ए एक्स आप करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, पुश ए एक्स विल पुश द करंट वैल्यू ऑफ द ए एक्स रजिस्टर ऑन द स्टैक द ऑपरेशन ऑफ, ठीक है। अब ये पुश ए एक्स की बात कर रहे हैं। अब आपने इसमें देख लेना है थोड़ा डिफरेंस। ये आपके पास पुश ऑपरेशन, आप इस पे आ जाएं। इसमें आप देखेंगे आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपके पास फर्स्ट पहले हो रही है, उसके बाद आपके पास जो है ना आप कॉपी हो रहा है। और पॉप के केस में आपके पास पहले कॉपी हो रहा है, उसके बाद आपके पास इंक्रीमेंटेशन हो रही है, ठीक है। तो आपने ये ऑब्जेक्टिव वाइज आपने देख, दोनों के जो आपके पास सिंटेक्स है इनका कोडिंग का, ये आपने देख लेना है कि जब -2 होगा, जब डिक्रीमेंटेशन है उसका मतलब है पुश है। जब आपके पास +2 हो रहा है, जब आपके पास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रही है, तो फिर आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास पॉप ऑपरेशन है, ठीक हो गया। ये पॉप का ऑपरेशन क्या कर रहा है कि पुश के रिवर्स है, ठीक है। एट कॉपी ऑफ एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज मेड एंड द टॉप ऑफ स्टैक इज इंक्रीमेंटेड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास इंक्रीमेंटेशन हो रही है, ठीक है। आपने इन दो कोडिंग में आपने डिफरेंस देख लेना है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि ये बात कर रहा है कि पुश और पॉप ऑपरेशन है, ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। आप पहले पुश एक्स करते हैं, उसके बाद पॉप डी एक्स करते हैं, ठीक है। effectively copying the value of ax register in the dx register the processor would not complain, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुश और पॉप है वो प्रोग्रामर का काम है। फिर इसमें यह बात कर रहा है कि आर्डर, जब आप पुश और पॉप को जब आपके पास परफॉर्म करेंगे तो आर्डर आपके पास जो है ना सेम होना, मतलब आर्डर का आपने ख्याल करना है, आर्डर आपके पास करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बात आगे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आर्डर का आपने ख्याल करना है, ठीक है, पुश और पॉप को परफॉर्म करते वक्त। आगे चलते हैं। अब एक और एक्स सी जी एच इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है, ये द इंस्ट्रक्शन स्वैप इट्स सोर्स एंड इट्स डेस्टिनेशन ऑपरेंड, ठीक है। तो ये इसको ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकता है कि ये क्या करता है, ये सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स को स्वैप करती है, आपस में इंटरचेंज करती है, ये स्वैपिंग करती है, ठीक है। स्वैप इट्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स, या ऑब्जेक्टिव वाइज देख लें कि एक्स सी जी एच इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करती है। आगे बात हो रही है आपके पास सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स की, कि हमने पहले बात की थी कि सब रूटीन रजिस्टर्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, उस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए हमने स्टैक यूज़ किया, ठीक है। तो मतलब कि स्टैक में आपके पास पुश और परफॉर्म आपके पास यूज़ हुई है, ठीक है। तो मकसद क्या था कि जो कॉलर वैल्यू है वो आपके पास
रजिस्टर की जो कॉलर वैल्यू है वो आपने रिटेन करना है, उसको आपने सेव करना है। इसके लिए आपने स्टैक को यूज़ किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रजिस्टर की कॉलर वैल्यू को सेव करने के लिए आपने स्टैक को यूज़ किया है और आपने रजिस्टर की कॉलर वैल्यू को सेव रखना है। इसके लिए आपने स्टैक किया, उसके अंदर आपके पास पुश और पॉप ऑपरेशन यूज़ हुई है। ठीक है। जो अब देखें स्वैप सब रूटीन ने क्या क्या करती है। स्वैप रूटीन ने AX रजिस्टर को डिस्ट्रॉय किया है और बबल सॉर्ट ने आपके पास AX CX और SI रजिस्टर को SI और ये BX नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो बबल सॉर्ट ने क्या, स्वैप ने क्या किसको डिस्ट्रॉय किया ये आपको पता होना चाहिए। AX को उसने डिस्ट्रॉय किया है। अब स्वैप सब रूटीन डिस्ट्रॉयड द AX रजिस्टर। और बबल सॉर्ट ने किसको डिस्ट्रॉय किया है, AX CX और SI। और BX आपके पास, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, BX आपके पास इसमें मॉडिफाई नहीं हुआ। ठीक है। बी मतलब बबल सॉर्ट ने इनको डिस्ट्रॉय किया, AX को, CX को और SI को। ठीक है, तो ये आपके पास दो ऑब्जेक्टिव वाइज आप इसको देख लें। और आगे आ जाएं। आगे जब आपके पास वही बात कर रहा है कि मैंने पहले बताया था कि पुश और पॉप जब आप परफॉर्म करेंगे तो फिर आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। अब पुश में आपने इस तरह, आपके पास ये पुश का सीक्वेंस ये था, AX था, CX था और SI था। लेकिन जब आप पॉप करेंगे तो अब ये देखिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, स्टैक में जो आपके पास लास्ट एंट्री हुई है वो आपके पास सबसे पहले आउट होगी। ये आपके स्टैक में, ये आपके पास, ये आपके पास रीजन है। ठीक है। पॉप में आपने इस फॉलो करना है, ऐसे ही सबसे लास्ट में इंटर हुआ है। पुश के केस में तो पॉप भी आपके पास ये सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर इसी तरह आपके पास फॉलो होगा कि जो सबसे लास्ट में इंटर होगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा, पहले रिमूव होगा। उसमें क्या है कि यहाँ पे बात कर रहा है कि रजिस्टर आपके पास जब आपने ये पुश और परफॉर्म यानी स्टैक को यूज़ किया तो आपके पास ठीक है, रजिस्टर आपके पास सेव रहे हैं। तो यानी पुश इंस्ट्रक्शन के केस में आपके पास वैल्यूज सेम रही हैं। तो आपके पास स्टैक को यूज़ करने का, ये आपके पास सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर यूजिंग स्टैक इज स्टैंडर्ड वे। तो आप स्टैक को यूज़ करते हुए रजिस्टर्स को सेव और रिस्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे पुश। पुश में बात हो रही है कि पुश आपके पास क्या है, स्टैक पॉइंटर को पहले बाय 2 डिक्रीज करेगा, जो हम पहले ऊपर कोडिंग में देख चुके हैं। ठीक है, ये आपने पुश और पॉप को, ये कोडिंग कोडिंग क्या करता है, स्टैक पॉइंटर को इंक्रीज करता है बाय 2। ठीक है। और फिर उसके बाद वर्ड एंड देन, और उसके बाद उसने फर्स्ट यहाँ पे इसका, ये फास्ट नहीं है। ओ सॉरी, इसने पहले क्या किया, फर्स्ट डिक्रीमेंट किया और फिर उसने ट्रांसफर किया है। ठीक है, इसके केस में, पुश के केस में पुश डिक्रीमेंट एंड देन ट्रांसफर इट अ वर्ड फ्रॉम द सोर्स टू एट द टॉप ऑफ स्टैक नाउ पॉइंटेड बाय SP। ठीक है, तो पुश क्या करता है, स्टैक को यानी प्लेसमेंट के लिए पुश यूज होता है, ये हम बार बार बात कर चुके हैं। और पुश का मकसद क्या है कि ये टेम्प्रोरी डाटा को स्टैक पे स्टोर करता है। ठीक है। पॉप के केस में क्या होता है, ये आपके पास SP को बाय 2 इंक्रीमेंट करता है और ये पहले ट्रांसफर करेगा और फिर आपके पास इंक्रीमेंट करेगा। ये आपने थोड़ा देख लेना है। देखें, पुश पहले डिक्रीमेंट कर रहा है, फिर आपके पास ट्रांसफर कर रहा है, और पॉप आपके पास पहले ट्रांसफर कर रहा है और फिर आपके पास इंक्रीमेंट कर रहा है। Current transfer the word at the current top of stack and then increment SP stack pointer by 2। ठीक है, तो पॉप किसके लिए यूज होता है, कैन बी यूज टू मूव टेम्पोररी
वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टैक टू रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, तो ये पॉप टेम्पररी वेरिएबल्स को स्टैक से रजिस्टर या मेमोरी में मूव करने के लिए यूज होता है आपके पास। अब आगे आपके पास कॉल है। कॉल में आपके पास क्या है? कॉल एक्टिवेट्स एन आउट ऑफ लाइन प्रोसीजर कि ये आउट ऑफ लाइन प्रोसीजर को एक्टिवेट करता है कॉल, सेविंग इंफॉर्मेशन ऑन द स्टैक टू परमिट RET इंस्ट्रक्शन इन द प्रोसीजर टू ट्रांसफर कंट्रोल बैक टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल। कॉल एक्चुअली आपके पास आउट ऑफ लाइन प्रोसीजर को एक्टिवेट करती है और स्टैक पे इंफॉर्मेशन को जो है स्टैक पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और फिर क्या करती है? RET इंस्ट्रक्शन को परमिट करती है और वो आपके पास फिर आपके पास दोबारा उसके पास कंट्रोल वापस चला जाता है RET के पास। अब आगे इसमें दो बातें कर रहा है यहाँ पे, इंट्रा सेगमेंट और आपके पास इंटर सेगमेंट की बात हो रही है। इंट्रा में क्या होता है आपके पास कि SP इज डिक्रीमेंटेड बाय 2 एंड IP इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिख, इसमें इनमें थोड़ा डिफरेंस है। इंट्रा में पहले आपके पास SP डिक्रीमेंट हो रहा है और फिर IP आपके पास स्टैक पे पुश हो रहा है। इंटर के केस में क्या हो रहा है? SP दोनों में डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद जो इंटर है, इंटर सेगमेंट डायरेक्ट कॉल है, उसमें आपके पास CS आपके बाद उसके बाद स्टैक पे पुश हो रहा है। ठीक है, ये आपने इन दोनों में डिफरेंस देख लें कि उसके बाद उसमें IP स्टैक पे उसके बाद पुश होता है, यहाँ पे आपके पास स्टैक पे CS पुश होता है। तो ये आपके पास इन दोनों में डिफरेंस है। बाकी आप देख लें कि जो आप नियर कॉल्स हैं उनको आप इंट्रा सेगमेंट कॉल भी कहते हैं और जो आपके पास फार कॉल्स होंगी उनको आप इंटर सेगमेंट कॉल्स भी कहते हैं। फिर आपके पास क्या है? RET है कि RET पॉप्स द वर्ड इनटू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, ये आपके पास फिर यहाँ पे एक मिस्टेक है। ठीक है कि RET ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ प्रोसीजर बैक टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल दैट एक्टिवेटेड द प्रोसीजर। वो दोबारा उसके पास कंट्रोल चला जाता है। RET क्या करती है? वर्ड को पॉप करती है एट द टॉप ऑफ स्टैक इनटू द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड इंक्रीमेंट SP by 2। अब आगे RETF यूज की बात हो रही है कि RETF क्या है कि RETF इज यूज द वर्ड एट द टॉप ऑफ स्टैक इज पॉप्ड इनटू द IP रजिस्टर। ठीक है, जो वर्ड है 16 बिट है एट टॉप ऑफ द स्टैक, वो आपके पास IP पे पॉप होगा। ये आप थोड़ा देख लें। ठीक है, जो RETF के केस में मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जो वर्ड है टॉप ऑफ स्टैक पे जो आपके पास वर्ड पड़ा है वो IP में पॉप होगा और फिर उसके बाद SP by 2 इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा? वर्ड एट द न्यू टॉप ऑफ स्टैक, जो फिर आपके उसके बाद न्यू टॉप आएगी, फिर उसके बाद वो CS रजिस्टर पे पॉप होगा और फिर आपके पास SP दोबारा इंक्रीमेंट होगा। If an optional pop value has been specified, RET adds that value to SP। ठीक है, अगर आपके पास कोई एडिशनल आपके पास पॉप वैल्यू आती है तो RET उस वैल्यू को SP में ऐड करेगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है कि आपके पास क्या है कि RET वर्ड को पॉप कर रहा है एट द टॉप ऑफ स्टैक इनटू द, ठीक है, जो टॉप ऑफ स्टैक जो वर्ड पड़ा है उसको वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो है कर रहा है, पॉप कर रहा है और फिर उसके बाद SP को by 2 इंक्रीमेंट कर रहा है। RETF के केस में क्या है कि जो वर्ड पॉप हो रहा है वो आपके पास IP रजिस्टर में पॉप हो रहा है और फिर उसके बाद जो है by 2 SP इंक्रीमेंट हो रहा है और उसके बाद दोबारा जो न्यू टॉप आती है वो फिर आपके पास CS रजिस्टर में पॉप होती है और SP दोबारा आपके पास इंक्रीमेंट होता है। और अगर आपके पास कोई ऑप्शनल पॉप वैल्यू आती है तो फिर वो आपके पास दोबारा SP में ऐड होती है। यहाँ पे आज ये आपके पास हम जो नेक्स्ट है 5.5 ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 5.5